तुम्हें आइडिया भी नहीं तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। ओह सॉरी, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया। यू गाइस प्लीज कैरी ऑन। कहीं दूर खो गया मेरा साया भी मुझसे। मैं सुधरने वाला नहीं हूँ। तुम बिना वजह मुझे अपने गले में डाल के बैठी थी। आंटी मुझे समझ नहीं आ रही उसकी। कभी ऐसे बिहेव करता है जैसे दुनिया में सबसे ज्यादा मुझसे नफरत करता हो। जहर लगती हो तुम मुझे। नफरत करता हूँ तुमसे, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। कभी कुछ ऐसा कर देता है जिससे लगता है कि उससे ज्यादा मुझे इस दुनिया में कोई नहीं समझता। कैसे चलेंगे? आइंदा आयरा के बारे में सोचा भी ना, काल खींच लूंगा। बोल क्या कर लेगा तू? अगर बात सारी है, ये जो लड़की है ना, ये जिंदगी है मेरी, और इसके खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता मैं। आयरा की आज रात की फ्लाइट है, रोक सको तो रोक लो। माफ कर दे बस एक दफा एप्लीकेशन रिजेक्टेड। खामोशी तेरी मुझे मार जाए। ऐसे रिश्ते की कहानी जो बिल्कुल खत्म होने के दहाने पर था, लेकिन फिर कैसे उसी बर्बादी की राख से एक नई उम्मीद ने जन्म लिया। खैर तू अब जो मिले सुन ले सदा। मत करो बर्बाद खुद को, मान जाओ। क्या टूटा हुआ भरोसा दोबारा जुड़ सकता है? यही कामयार और आयरा के पूरे सफर का मरकज है। दूर खो गया मेरा साया भी मुझसे। एप्लीकेशन फाइनली एक्सेप्टेड। मेरी जिंदगी है तू। आज हम इस ड्रामे के आखिरी हिस्से और अंजाम के हवाले से जो पेशगोइयां उभर रही हैं उन पर बात करेंगे। कह दे तू कुछ मुझे सांस आ जाए। अगर एक दफा तू पलट आए ये टूटा दिल फिर मुस्कुराए। जब पाकिस्तान के दो सबसे बड़े सितारे एक साथ नजर आएं तो स्क्रीन पर एक नया जादू जन्म लेता है। मेरी जिंदगी है तू में हानिया आमिर और बिलाल अब्बास खान, एक ऐसी जोड़ी जिसका इंतजार सबको था। दो इंसान, दो फैसले और एक तकदीर जो सब कुछ बदल देगी। मोहब्बत, जुदाई और खुद को दोबारा तलाश करने की कहानी। ये ड्रामा दिखाएगा खो देने का दर्द, धोखे का सदमा और उम्मीद की वो किरण जो हर अंधेरे के बाद जन्म लेती है। एक ऐसी कहानी जो आम नहीं, जो दिल को छू लेगी। डायरेक्टर मुसद्दिक मलिक की पेशकश और प्रोडक्शन हाउस सिक्स सिग्मा प्लस का शाहकार फैन इस साल का सबसे बड़ा टीवी मूवमेंट करार दे रहे हैं। क्या आप तैयार हैं उस कहानी के लिए जो आपके दिल का इम्तिहान लेगी, जो मोहब्बत, भरोसे और जिंदगी के मायने बदल देगी? आँखों से बहकर दर्द कह रहा है माफ कर दे बस एक दफा। देखने वाले तो कहानी के नशीबो फराज से वाकिफ ही हैं। असल मकसद उन बारीकियों को समझना है जो बिल्कुल आखिरी और नाजुक मोड़ पर सामने आ रही हैं। और आज का ये जो सारा मवाद है ये ड्रामे की ताज़ा तरीन एपिसोड्स पर मबनी है। खामोशी तेरी मुझे मार जा।
चलिए सीधा इन किरदारों की नफ्सियाती कशमकश और मीडिया में चलने वाली खबरों की गहराई में उतरते हैं, क्योंकि हानिया आमिर यानी आयरा और बिलाल अब्बास खान यानी कामयार के किरदारों का सफर कोई आसान नहीं रहा। अगर हम सीधा इन ताज़ा तरीन एपिसोड्स के हवाले से बात करें तो आयरा और कामयार के दरमियान जो ताल्लुक इस वक्त खड़ा है वो एक आम शादीशुदा रिश्ते की कहानी तो बिल्कुल नहीं रही। यादें तेरी रातों को जगाती हैं, हर धड़कन में तेरी ही सदा आती है। मैं सह ना पाऊंगी ये जुदाई का गम, जल जाऊंगी अंदर ही अंदर हरदम। ये अब दो ऐसे इंसानों की कहानी बन चुकी है जो अपने अंदर के तूफानों और बाहर की साजिशों से आब यकवक्त लड़ रहे हैं। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है ना, वो ये कि कहानी में अब कोई रिवायती विलन नहीं रहा, बल्कि खुद किरदारों की अपनी अना और उनके इर्द गिर्द मौजूद लोगों के जहरीले मशवरे ही उनके सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं। यादें कोई सजा, यादें मुझे तो थम, अब प्यार न होगा कम, चाहे टूट जाए ये सनम। एक रिश्ता है जो बुहरान में है और कामयार वो तो जैसे खुद को तबाह करने पर तुला हुआ है। और जब वो अपनी जिंदगी के सबसे निचले पॉइंट पर होता है तो क्या करता है, अपनी अंदरूनी जंग को मानने के बजाय वो सीधा सारा मलबा आयरा पर डाल देता है। उसके लिए उसकी इस हालत की वजह कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ आयरा है। लेकिन यहाँ आता है कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट। आयरा का जो जवाब होता है ना, वो सबकी सोच से बिल्कुल अलग होता है और वहीं से उनके झगड़े का, उनके मसले का पूरा रुख ही बदल जाता है। यहाँ आयरा के पास दो रास्ते थे, या तो वो भी इल्ज़ाम लगाती या फिर हमदर्दी दिखाती, और वो हमदर्दी का इंतखाब करती है। यही वो फैसला था जिसने उनके बीच मजीद दीवारें खड़ी करने के बजाय बातचीत का एक दरवाज़ा खोल दिया। और इसका ये फ़लसफ़ा कितना खूबसूरत है। वो कहती है कि मोहब्बत इल्ज़ाम लगाने के लिए नहीं होती, बल्कि मोहब्बत तो एक दूसरे का हाथ थामकर अंधेरों से बाहर निकलने का नाम है। आयरा की इसी हमदर्दी ने एक ऐसा माहौल बना दिया जहां कामयार खुद को महफूज महसूस करने लगा, और फिर वो अपने गुस्से के पीछे छुपी असल वजह बताने पर मजबूर हो गया, और वो वजह थी एक बहुत गहरा खौफ। तो पता चलता है कि इसका सारा गुस्सा, सारी तलखी दरअसल एक ढाल थी। वो डरता था, उससे खौफ था कि वो फिर से टूट जाएगा, उसे फिर से तकलीफ पहुंचेगी। तो असल बात ये थी कि वो आयरा से नहीं भाग रहा था, वो तो खुद से भाग रहा था। अपनी कमजोरियों का सामना करने से डरता था, जिन्हें मानना उसके लिए शायद सबसे मुश्किल काम था। आखिरकार एक लम्हा ऐसा आता है जब उसकी बनाई हुई सारी दीवारें गिर जाती हैं और वो टूट कर कहता है, मुझे बर्बाद होने से बचा लो। ये एक एतराफ़ था अपनी बेबसी का, और यही उनके रिश्ते का सबसे बड़ा, सबसे अहम टर्निंग पॉइंट था। अब जब सच सामने आ चुका था तो इल्ज़ाम तराशी का खेल ख़त्म हो गया। अब फोकस इस बात पर था कि जो कुछ टूट चुका है उसे दोबारा कैसे जोड़ा जाए। तो देखो जरा शैतान को नीचे, मौलवी लेकर आ गया। करना आया हूँ निकाह। किसके साथ? तुमसे तो हो नहीं सकता, तुम्हारी बहन से करूँगा। काफ़ी सुधर गया हूँ मैं, बहुत चेंजेस आए मेरे अंदर, बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। ऐसा लोग कहते हैं मेरे बारे में। खामोशी फासले पैदा करती है, जबकि मुश्किल बातें भी अगर कर ली जाएं तो वो रिश्ते को जोड़ने में मदद देती हैं। तो अब देखते हैं कि इस सारी मेहनत का नतीजा क्या निकला। इससे सिर्फ रिश्ता ठीक नहीं हुआ, बल्कि कामयार और उनके ताल्लुक में एक बहुत बड़ी, एक बुनियादी तब्दीली आई। और जो तब्दीली आई वो कमाल थी। कामयार का गुस्सा एक पुरसकून खुद शनासी में बदल गया। उसने दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना छोड़ा और अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लिया। उनका रिश्ता अब सिर्फ जज्बाती नहीं रहा, बल्कि ये एतमाद और समझ बूझ की एक पार्टनरशिप बन गया। यहाँ तक कि आयरा ने भी अपनी ज़रूरतों के बारे में बात करना सीखा, जिससे एक बेहतर बैलेंस पैदा हुआ। मोहब्बत अब कमज़ोरी नहीं, ताकत बन चुकी थी। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। मोहब्बत की असल ताकत क्या है? किसी को बचा लेना या उसे वो ताकत देना कि वो खुद को बदल सके? सोचने की बात है।
खैर तू अब जो मिले सुन ले ये सदा। मत करो बर्बाद खुद को, मान जाओ। दोनों के दरमियान जो ताल्लुक किसी दौर में सिर्फ मजबूरियों या शदीद जज्बात पर मबनी था, वहाँ अब भी फिक्र बाकी है। हाँ, नफरत और गुस्से के बावजूद किसी को खुद को तबाह करने से रोकने की ख्वाहिश इस बात का इशारा है कि रिश्ता पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। सही कहा, फिक्र ही वो वाहिद धागा है जो इस रिश्ते को मजीद टूटने से रोक रहा है। लेकिन अगर हम एपिसोड 31 के क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ें तो ये धागा भी बिल्कुल टूटने के करीब नजर आता है। प्रोमोज और ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक जो फारिया के साथ सारी रात पार्टी करने का वाकया था, उस पर आयरा और कामयार के दरमियान एक शदीद बहस और झगड़ा होता है। और आयरा इस हद तक मायूस और टूट चुकी होती है कि वो अपना घर छोड़कर हॉस्टल जाने का कतई फैसला कर लेती है। बिल्कुल, दादू का कामयार को डांटना और गलती का एहसास दिलाना उसे एक आईना दिखाने के मुतरादिफ था। उनकी बातों से ही कामयार पर यह हकीकत खुलती है कि उसकी अना उससे सब कुछ छीन रही है और उसे माफी मांगनी चाहिए। लेकिन कहानी यहाँ सीधी नहीं चलती। आयरा पर इन सब चीजों का असर इतना गहरा होता है कि वो अंदर से मुतजलजल हो चुकी है। उसका घर छोड़ने का फैसला हतमी मालूम होता है। जब आयरा अपना सामान लेकर गेट की तरफ बढ़ रही होती है तो कहानी में दुख और बेबसी का एक अजीब सा मंजर बनता है। और ठीक उसी वक्त पीछे से कामयार भागते हुए आता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। वहां आयरा के वालिद यानी इरफान भी मौजूद हैं। इरफान का किरदार यहाँ वाकई काबिले तारीफ है। आमतौर पर मशरिकी ड्रामों में देखा जाता है कि बाप अपनी बेटी पर समाज के डर से शादी को बचाने के लिए जोर डालता है। हाँ, कि लोग क्या कहेंगे, घर वापस जाओ वगैरह। लेकिन इरफान कामयार को रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो अपनी बच्ची को मजीद दुख नहीं देना चाहते। मैं भी देखता हूं मेरे होते हुए उसकी जरूरत। हेलो, मैं कुछ नहीं जानता, यहाँ फौरन पहुंचो। बात समझ में आई? फौरन पहुंचो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। डैड मुझे अपने साथ लीजिए, मुझे नहीं आना इन लोगों के साथ। और इस दौरान कामयार के मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं कि मुझसे गलती हो गई, मुझे एक आखिरी मौका दे दो, ये अल्फाज उसकी पुरानी जालिमाना और खुदपसंद शख्सियत का मुकम्मल खात्मा जाहिर करते हैं। एक ऐसा शख्स जिसने माजी में अना की खातिर सब कुछ तबाह कर दिया था, वो अब सबके सामने अपनी गलती तस्लीम कर रहा है। और इरफान का रवैया यहाँ कितना मिसाली था। उन्होंने जबरदस्ती का कोई फैसला नहीं थोपा, बल्कि ये इंतहाई अहम फैसला आयरा की अपनी मर्जी पर छोड़ दिया। और आखिरकार आयरा उसे माफ कर देती है। इस नतीजे को देखकर एक सबक वाज़ेह होता है कि रिश्ते सिर्फ जुनून और जिद के सर पर नहीं चलते। बिल्कुल, जब तक उनमें जिम्मेदारी, एहसास और सबसे बढ़कर अपनी ईगो को पीछे छोड़ने की हिम्मत ना हो, तब तक वो कामयाब नहीं हो सकते। आयरा की माफी दरअसल कामयार के लिए कम और अपने खुद के सुकून और इस आखिरी उम्मीद के लिए ज्यादा थी जो इस रिश्ते में कहीं दबी हुई थी। एप्लीकेशन फाइनली एक्सेप्टेड। मेरी जिंदगी है। अगर नफ्सियाती हवाले से देखा जाए तो गलती तस्लीम करना इंसान को छोटा नहीं करता, बल्कि रिश्ते को पुख्तगी बख्शता है। और यही पुख्तगी अब कहानी के अंजाम की बुनियाद बन रही है। कह दे तू कुछ, मुझे सांस आ जाए, अगर एक दफा तू पलट आए, ये टूटा दिल फिर मुस्कुराए, आंखों से बहकर दर्द कह रहा है, माफ कर दे बस एक दफा खामोशी तेरी मुझे मार जाए। यादें तेरी रातों को जगाती हैं, हर धड़कन में तेरी ही सदा आती है, मैं सह ना पाऊंगी ये जुदाई का गम, जल जाऊंगी अंदर ही अंदर।
अब प्यार न होगा कम, चाहे टूट जाए ये सनम। खैर, इस कहानी के किरदारों की कश्मकश से निकलकर अगर हकीकी दुनिया में मीडिया की खबरों की बात की जाए तो आखिरी कस्त के हवाले से बेशुमार चर्चे चल रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ड्रामे के मशहूर राइटर ने नादिया खान के मॉर्निंग शो राइज एंड शाइन में शिरकत की थी और वहां उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि ड्रामे का अंजाम पहले से ही मुकम्मल तौर पर लिखा जा चुका है। और उस इंटरव्यू में जो सबसे दिलचस्प और सुकून आवर बात सुनने को मिली वो ये थी कि उन्होंने कहानी को बिला जवाज लंबा करने यानी तवालत देने से गुरेज किया है। आमतौर पर हिट ड्रामों के साथ यही मसला होता है कि उन्हें इतना खींचा जाता है कि उनका असल असर जाया हो जाता है। बिल्कुल, लेकिन राधेन शाह ने वाजे किया कि अब सिर्फ चंद एपिसोड्स तकरीबन 6 से 7 बाकी हैं और ये कहानी मिड फरवरी तक अपने मंतिकी अंजाम को पहुंच जाएगी। इस बात ने जरूर उन तमाम फैंस को राहत दी होगी जो इस खौफ में थे कि कहीं कहानी को मजीद बेमकसद रुख न दे दिया जाए। ये हकीकत में एक इंतहाई दानिशमंदाना और फनकाराना फैसला है। सही कहा, जब किसी मकबूल कहानी को जबरदस्ती लंबा किया जाता है तो दरअसल आप उस कहानी की रूह के साथ नाइंसाफी कर रहे होते हैं। रदाइन शाह का इस कहानी को उसकी फितरी तवालत तक महदूद रखना इस ड्रामे की कामयाबी और देखने वालों के एतमाद दोनों को मजबूत करता है। इसके साथ ही एक और अहम हिंट सामने आया है जिसने आखिरी मंजर के हवाले से एक नई बहस छेड़ दी है। डायरेक्टर मुसद्दिक मालिक ने इंस्टाग्राम पर एक छोटी सी वीडियो शेयर की थी। हाँ, जिसमें एक पुरसुकून साहिले समंदर का मंजर दिखाया गया था और उसके कैप्शन में सिर्फ दी एंड लिखा हुआ था। जैसे ही ये साहिली मंजर स्क्रीन पर आया, इंटरनेट पर पेशगोइयों का तूफान खड़ा हो गया। क्या ये ठहरा हुआ पुरसुकून साहिल इस बात का इशारा है कि आयरा और कमयार की जिंदगी में आने वाले तमाम तूफान अब थमने वाले हैं? यही तो सब सोच रहे हैं। क्या इन दोनों को इतने रोने, इतने झगड़ों और जहनी अजियतों के बाद बेल आखिर वो हैप्पी एंडिंग मिलने वाली है जिसकी सब तवक्को कर रहे हैं? समुंदर की वो लहरें जैसे एक नए और पुरसुकून आगाज की तरफ इशारा कर रही थीं। अदब और फन तमसील में समुंदर का मंजर हमेशा से एक इंतहाई वसी अलामत रहा है। समुंदर एक तरफ तूफानों की नुमाइंदगी करता है, लेकिन दूसरी तरफ जब वो पुरसुकून होता है तो वो माजी के तमाम जख्मों के धुल जाने की अलामत बन जाता है। यानी एक ऐसी शांति जहां इंसान अपनी अना और कश्मकश दोनों से आजाद हो चुका होता है। डायरेक्टर का आखिरी मंजर के लिए समुंदर चुनना इस बात का गहरा इशारा है कि ये दोनों किरदार आजमाइशों की लंबी रात से गुजरकर अब ठहराव और एतमाद की सुबह में कदम रखने वाले हैं। लेकिन हकीकत यही है कि जब तक आखिरी के स्क्रीन पर नशर ना हो जाए ये सब फकत अंदाजे ही रहेंगे। और नशर होने के हवाले से बात की जाए तो हालात और भी दिलचस्प और थोड़े हैरत अंगेज रहे हैं। हाँ, न्यूज़ एक्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस ड्रामे के शेड्यूल ने पिछले कुछ दिनों में देखने वालों के सब्र का खूब इम्तिहान लिया है। पिछले जुम्मे यानी 20 फरवरी 2026 को एपिसोड 31 आनी थी, लेकिन उसे नशर ही नहीं किया गया। वजह ये बताई गई कि रमजान की खसूसी नशरियात के बायस शेड्यूल में तब्दीली करनी पड़ी। अब जो लोग पूरा हफ्ता अगले मंजर का इंतजार करते हैं उनके दिलों पर तो जैसे बिजली गिर गई। सोशल मीडिया पर तो बाकायदा एहतजाज शुरू हो गया था कि आखिर नई किस्त कहाँ गायब हो गई। ये बेचैनी एक ऐसी फैन फॉलोइंग का सबूत है जो किसी कहानी के साथ जज्बाती तौर पर मुकम्मल जुड़ चुकी हो। जब किसी सीरियल की पजीराई इस मुकाम पर पहुंच जाए तो एक दिन की ताखीर भी अजाब बन जाती है। नशरियाती इदारों के लिए ऐसे बड़े ड्रामों को त्योहारों या रमजान की खसूसी नशरियात के साथ एडजस्ट करना हमेशा से एक बड़ा चैलेंज रहा है। लेकिन अवाम का जो शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया वो इस ड्रामे की मकबूलियत की असल ताकत दिखाता है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये ड्रामा रात 10:30 बजे ARY डिजिटल के YouTube चैनल पर मुंसलिक कर दिया जाता है। और हमारे इंडियन फैंस जो इस ड्रामे को बराबर के शौक और दिलचस्पी से फॉलो करते हैं उनके लिए ये डेली मोशन पर अगले दिन सुबह 10 बजे बासानी दस्तयाब होता है। तो मकसद ये है कि इस बार लोग अलार्म ठीक दिन और ठीक वक्त का लगाएं और उम्मीद करें कि कोई नया महीना इजाद ना हो जाए। बिल्कुल। खैर, इन तमाम बाहरी खबरों और किरदारों की लड़ाइयों से हटकर अगर इन तमाम जराए का एक निचोड़ निकाला जाए तो इस सफर ने एक बेहतरीन सबक जरूर दिया है।
और वो सबक ये है कि सिर्फ जुनून और शिद्दत का ताल्लुक लंबा नहीं चलता। रिश्तों को बचाने के लिए कई बार इंसान को अपनी अना की बलि चढ़ानी पड़ती है। एकदम दुरुस्त तज्जिया है आपका। वो रोजाना मेरे क्लिनिक आती थी और सबसे आखिरी सीट पर बैठ जाती। और अपनी बारी का इंतजार करती रहती। अपने से बाद में आने वालों को भी पहले चेकअप कराने के लिए अपनी जगह देती थी और खिसकती हुई वहीं आखिरी सीट पर पहुंच जाती। औरतें अपनी बीमारियां बताती तो वो गौर से सुनती रहती और उनसे सवाल जवाब भी करती। उम्र कोई 20 से 25 साल के लगभग होगी। कपड़े कीमती नहीं मगर साफ सुथरे होते थे। मैं मुल्क का मशहूर डॉक्टर हूँ। दिन में सरकारी अस्पताल में होता हूँ और शाम में अपनी प्राइवेट क्लिनिक पर रात गए तक बैठता हूँ। मेरी प्रैक्टिस खूब चलती थी। लोग कहते थे अल्लाह ने मेरे हाथ में शफा रखी है। मेरी फीस आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर है। मेरे घर में इंतजार करने वाला कोई नहीं, इसलिए मेरा ज्यादा वक्त क्लिनिक पर ही गुजरता था। बीवी 2 साल पहले ही फौत हो चुकी थी, जबकि बेटियों के फराइज पहले ही अदा कर चुका था और वो दोनों अपने घरों में आबाद थे। वो बिला नागा तकरीबन 1 से 1.5 घंटा क्लिनिक पर बैठती और फिर बगैर चेकअप करवाए और दवा लिए चली जाती। मैं तकरीबन 2 हफ्तों से ये नज़ारा देख रहा था। आज मैंने इरादा किया कि उससे पूछूंगा कि वो क्या करने आती है। मैंने कहा बीबी आप आए। मैंने अपनी मरीजा को दूसरी तरफ बिठा के उसे इशारा किया। वो हवानक सी मेरी तरफ देखने लगी। मैंने कहा जी मैं आप ही को बुला रहा हूँ, आइए अब आपकी बारी है। वो उठी और तकरीबन भारी कदमों से मेरे पास आन खड़ी हुई। मैंने कहा बैठिए। वो ना चाहते हुए भी बैठ गई। मैंने पूछा जी बताएं क्या मसला है। उसने अपना गला साफ किया और धीमे लहजे में बोली डॉक्टर साहब आप बहुत बड़े डॉक्टर हैं। मैं गरीब औरत आपकी फीस नहीं दे सकती और मैं यहाँ अपना इलाज भी नहीं करवाने आई। मैंने कहा तो फिर तुम यहाँ क्या करने आती हो। डॉक्टर साहब मैं अली नवाज गोट में रहती हूँ, वहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। एक हकीम था वो भी मर गया। पिछले दिनों बस्ती में हैजा फूट पड़ा। कई माओं की गोट उजड़ गई क्योंकि हमारे गोट में कोई डॉक्टर नहीं। मेरी बेटी शानो भी मर गई इसी बीमारी की वजह से। और फिर वो रोने लगी। मुझे लगा वो मुझे बस्ती के लोगों के इलाज के लिए इसरार करेगी, मगर मेरे पास ना तो वक्त था और ना ही जज्बा। मैं कैसे अपना चलता हुआ क्लिनिक छोड़ के उसके साथ उसकी बस्ती के लोगों का इलाज करने चला जाता। इसी खदशे के पेश नजर मैंने पहले ही साफ जवाब देना मुनासिब समझा। देखो बीबी इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। अगर वहाँ कोई डॉक्टर नहीं, ये मेरी नहीं हुकूमत की जिम्मेदारी है और मैं इस सिलसिले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। बराए मेहरबानी मेरा वक्त ज़ाया ना करे। मेरा गुरूर और तकब्बुर मेरे लहजे से साफ झलक रहा था। मैंने जान छुड़ाने की गर्ज से जरा खुशीले लहजे में कहा बीबी अगर आपको कोई बीमारी नहीं और कोई काम नहीं तो यहाँ क्या करने आती हो। मेरा कितना टाइम तुम्हारी वजह से जाया हो गया है। उसने चंद सेकंड मेरे चेहरे को देखा
उसके चेहरे पे हैरानगी साफ पड़ी जा रही थी। शायद इसे मुझ जैसे आला दर्जे डॉक्टर से ऐसे घटियापन की उम्मीद न थी। वो बोली, डॉक्टर साहब, मैं आपके पास किसी उम्मीद से नहीं आई हूँ। आपने ठीक कहा, असल जिम्मेदारी तो हुकूमत की है। जब हुकूमत ने ही अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया है तो हम भला किसी और को क्या कह सकते हैं। यहाँ काफी एनजीओज भी आई, लेकिन अपने ड्रामे करके वापस चली गई। सुना है हमारे मुल्क में बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर होते हैं, लेकिन वो ज्यादा पढ़ लिख के अक्सर बाहर चले जाते हैं। हमारी दाद रसी करने कोई नहीं आता। हम तो अब इसके आदी हो चुके हैं। डॉक्टर साहब, असल में मैं आपकी क्लिनिक इन मरीजों से मिलने आती हूँ। मैं बातों ही बातों में इन मरीजों से उनकी बीमारी के मुताल्लिक पूछती हूँ। जो दवाई आप इनको तजवीज़ करते हैं उसका नाम भी पूछ लेती हूँ। इस तरह रोज एक दो मरीज से मेरी बात हो जाती है और घर जाके मैं बीमारी और दवाई का नाम अपनी कॉपी पे लिख लेती हूँ। मैं पूरी 5 जमातें भी नहीं पढ़ पाई, लेकिन फिर भी अगर बस्ती में कोई बीमार हो जाता है तो मैं बीमारी के हिसाब से आपकी बताई हुई दवाई उन्हें ला देती हूँ। मेरी शानों तो मर गई, मगर मैं किसी और की शानों को मरने नहीं दूंगी। वो ये कहकर क्लिनिक से तो चली गई, मगर मेरी आला डिग्री की अकड़ रेजा रेजा होकर उस प्राइमरी फेल के सामने बिखर गई, और ऐसी बिखरी कि जिसे आज तक मैं समेट ना पाया। कह दे तू कुछ मुझे सांस आ जाए, अगर एक दफा तू पलट आए, ये टूटा दिल फिर मुस्कुराए, आंखों से बहकर दर्द कह रहा है, माफ कर दे बस एक दफा खामोशी तेरी मुझे मार जाए। यादें तेरी रातों को जगाती हैं, हर धड़कन में तेरी ही सदा आती है। मैं सह ना पाऊंगी ये जुदाई का गम, जल जाऊंगी अंदर ही अंदर हरदम। यादें कोई सजा, यादें मुझे तो थम, अब प्यार न होगा कम, चाहे टूट जाए ये सनम।
मत करो बर्बाद खुद को, मान जाओ। आंखों से बहकर दर्द कह रहा है, माफ कर दे बस। खामोशी तेरी मुझे मार जाए। जाने मत देना उसे, तुम्हारे लिए वो कुछ भी कर सकता है। खैर तू अब जो मिले सुन ले ये सदा। मत करो बर्बाद खुद को, मान जाओ।